नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। इस समय चूंकि अब महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय जिस तरीके से डामाडोल हुई पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का लगातार वहां उसको लेकर के खबर ये चल रही है कि कभी खबर आती है कि मुख्यमंत्री बस हटाए जा रहे हैं, कभी खबर आ जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई भेज दिया गया है जो सारे मामले को खत्म करेगा, वो बैठक कराएगा, डीसीएम बैठेंगे, सीएम बैठेंगे, तो ये बैठेंगे, वो बैठेंगे, फलाना ढिमका सब बैठेंगे। फिर खबर ये आती है कि कोई नहीं बैठने जा रहा, जाओ सब खत्म कहानी। तो वो ये सिचुएशन उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। वहीं महाराष्ट्र में खबर ये आना शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 288 में से 200 सीटें तो हम ही लड़ेंगे। अब अजीत पवार साहब और एकनाथ शिंदे साहब क्या लड़ेंगे फिर, क्योंकि 50 विधायक तो पहले से एकनाथ शिंदे साहब के पास हैं, 40 विधायक अजीत पवार साहब के पास हैं, 114 विधायक बीजेपी के पास हैं। तो 114 विधायक वाली पार्टी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो 50 और 40 90 सीटें होती हैं, 88 बचती हैं, आएंगे कहां से? यानी टिकट आप काटेंगे किसका? अजीत पवार साहब ये मान करके बैठे हैं कि जितनी सीटें शिंदे को मिलेंगी, एकनाथ शिंदे को, उतनी सीटें मुझे मिलनी है। उधर एक खबर ये भी चलने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि अजीत पवार साहब को एनडीए गठबंधन, जो महायुति वहां पे गठबंधन इनका है, उससे धीरे से अब इनको सरका दिया जाए। अब सरकाने का क्या तरीका है वो दिखाई दे रहा है कि भाई 200 सीटों पे हम दावा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब पहले ही से 100 सीटें, उनके गुट जो है कि 100 सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा करता है। तो अब अगर ये अपने को एडजस्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, मिला जुला के 250 सीटें 260 270 तक अपने लड़ जाएंगे। पवार साहब से कहेंगे लड़ो 15 सीट पे, 20 सीट पे। पवार साहब करेंगे क्या? शरद पवार साहब पहले ही कह चुके हैं कि देखो अजीत पवार बड़े स्वाभिमानी हैं, वो लौट के नहीं आएंगे। तो जो शरद पवार का ये सीधी बात नहीं थी, दरअसल शरद पवार ने उल्टे शब्दों में घुमा के ये कहा कि वो आओगे भी तो मैं लूंगा नहीं, तो ये कह ही चुके हैं वो। तो अब ये कई सारी स्थितियां हो चुकी हैं। हमारे साथ अखिल स्वामी सर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ये सर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गई है इस समय सियासत, राजनीति जो है लोकसभा चुनाव के बाद खास करके जिस तरीके का जनादेश मिला है। अब सियासी दलों में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन बिल्कुल उत्साह से लबरेज है, लगातार जनता के मुद्दों पर जो बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा साहब जो है वो यात्रा लेकर के निकल गए हैं, फिर से पद यात्रा करना शुरू कर दिए। उधर राहुल गांधी लगातार यात्रा उनकी जारी है, वो बंदी नहीं हो रही है कभी, वो अलग मुश्किल खड़ी किए हुए हैं। इन सबके बीच में महाराष्ट्र की बात जो मैंने अभी कही, जिस तरीके से खबर आ रही है वहां पर महाविकास आघाड़ी की को लेकर के थोड़ी बहुत खबरें चल रही हैं कि भाई वहां उद्धव साहब कह रहे हैं कि 125 पे चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए। दूसरी तरफ महायुति के अंदर ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 200 सीटों पे भाजपा दावा कर रही है। कैसे देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत में क्या उथल पुथल मचने की संभावनाएं हैं? महायुति पर क्या खतरे के आसार हो सकते हैं? अजीत पवार साहब को लेके जो खबर आ रही है, क्या उसमें कुछ दम दिखता है कि उनको बाहर करना चाहती है भाजपा? देखिए, महायुति का जो गठबंधन था वो एक टेम्परेरी गठबंधन था, वो लॉन्ग टर्म गठबंधन नहीं था। वो केवल भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा गठबंधन था जिसमें उन्हें महाराष्ट्र, जो कि हिंदुस्तान का सबसे वित्तीय रूप से मजबूत राज्य है, उस पर कब्जा करना था, उन्होंने किया। अच्छा, उसमें छवि तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा खराब हुई कि उन्होंने शिवसेना को भी तोड़ा और एनसीपी को भी तोड़ा। साथ साथ उन्होंने एनसीपी, अजीत पवार की और शिवसेना एकनाथ शिंदे की भी छवि को खराब कर दिया। अब वो बेचारे वापस में नहीं जा सकते। तो शरद पवार जी जो जानते ही हैं, राजनीति के चाणक्य हैं, उन्होंने कहा क्योंकि एक बार पहले भी अजीत पवार ये कर चुके हैं, तो आज के तारीख में अजीत पवार का जो एक अपना एक व्यक्तित्व होता है राजनीति में, जिसका थोड़ा सा सोसाइटी को मैसेज जाता है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। एकनाथ शिंदे का भी खत्म हो गया। शंकराचार्य महोदय ने उद्धव ठाकरे के घर में जाके जो स्टेटमेंट दे दिया, उससे जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया। तो देखिए, वास्तविकता ये है, एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं चुनाव के बाद मुझे मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए मैं तो 100 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अगर 100 सीटों में वो लड़ेंगे और 40-50 सीटों में अजीत पवार लड़ेंगे, और एकनाथ शिंदे का जैसे परफॉर्मेंस अगर देखा जाए पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी से बेटर है।
तो बीजेपी से बेटर अगर एकनाथ शिंदे का है और एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो उसने चक्र खुद रचा था उसमें फंस जाएगी। एकनाथ शिंदे को तो चीफ मिनिस्टर बनाया था उन्होंने अघाड़ी को तोड़ने के लिए, और एकनाथ शिंदे तो 5 साल तक के लिए, अच्छा इस बात की कोई संभावना नहीं है कि महायुति इलेक्शन जीते। अब तो प्रश्न यह है कि किसके पास ज्यादा सीटें आएंगी और महाराष्ट्र के अंदर लीडर ऑपोजिशन कौन बनेगा। वो एकनाथ शिंदे बनेंगे, फडणवीस साहब बनेंगे या अजीत पवार बनेंगे। तो मुझे जो स्पष्ट आ रहा, अच्छा देखिए समाजवादी पार्टी का समावेश करने से जो फायदा है वहां पर बहुत ज्यादा, जो पहले नहीं था, क्योंकि शिवसेना अलग थी, हिंदुत्ववादी बीजेपी शिवसेना एक तरफ थी, और जो सेकुलरवादी लोग थे एनसीपी थी, कांग्रेस थी, वो दूसरी तरफ थी। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो भी वोट बैंक है वो एकजुट है आज के तारीख में, न केवल वो कांग्रेस एनसीपी के लिए एकजुट है बल्कि वो शिवसेना के लिए भी एकजुट है। माने अगर उसे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी के बीच में चुनना है तो वो शिवसेना के साथ है। तो वहां का जो अल्पसंख्यक वर्ग है और बाकी वर्ग है जो 20, अच्छा फिर महाराष्ट्र के अंदर आप जानते ही हैं मराठा आंदोलन जो है पूरी चरम सीमा पर है, और वहां जरांगे साहब जो कह रहे हैं कि हमने तो कसम खाई है हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा के मानेंगे। फिर जो छगन भुजबल हैं जो सबसे बड़े बैकवर्ड नेता हैं उन्होंने अलग अपनी ठान रखी है, वो शरद पवार से अलग मिल रहे हैं। तो देखिए मुझे ये लग रहा है, अच्छा ये केवल घटना महाराष्ट्र की नहीं पूरे हिंदुस्तान की है, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से टूट रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, स्टेटमेंट दिया उन्होंने जो पूरी तरह से योगी जी की अक्षमता को दिखाता है। इसका मतलब यह है कि जो अमित शाह जी की गुट है और जो योगी जी का गुट है वो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे बैठा हुआ है। बिहार के अंदर जो है तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार के खिलाफ अपना युद्ध मुहिम उन्होंने छेड़ रखा है। तो ये जो, अच्छा किसानों का आंदोलन शुरू होने वाला है, राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट बिल किसानों के एमएसपी के बारे में लाने वाले हैं। तो चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी एनडीए घिरी हुई है। ये कब टूटे या अब टूटे इसका निर्णय लेना है, लेकिन 10 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है, क्योंकि योगी जी को सादी जिम्मेदारी दे दी गई है और योगी जी के खिलाफ मोदी जी के जितने भी अमित शाह के लोग हैं, चाहे वो ये जो मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, सारे कैंडिडेट्स को हराने का प्रयास इसलिए करेंगे कि योगी जी को इन बाई इलेक्शंस के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। तो आपसी द्वंद्व जो शुरू हो गया है, और आरएसएस जो है वो अपने अरुण कुमार जी जो है मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी से, तो हर जगह से बीजेपी फंसी हुई है। मेरे ख्याल से बीजेपी का डिसइंटीग्रेशन का समय शुरू हो गया। जी सर, हम लोग हरियाणा की बात शुरू करें या यूपी की बात करें उससे पहले महाराष्ट्र में मेरी जो मैं चर्चा में था उस चर्चा में महाराष्ट्र के जो विश्लेषक थे वो लोग, उन लोगों का मानना ये था कि इस बार महाराष्ट्र में मोदी जी से वहां का संगठन प्रचार कराने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ऐसी संभावना भी हो सकती है कि मोदी जी महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य में प्रचार करने के लिए ना जाए? हालांकि मिजोरम में हम लोग देख चुके हैं, वहां मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा था कि आप आइएगा नहीं तो हम सत्ता में लौट नहीं पाएंगे। तो ऐसे हालात महाराष्ट्र में भी बन सकते हैं? नहीं देखिए, मिजोरम की बात दूसरी थी, लेकिन क्योंकि वो मणिपुर के आसपास का इलाका था, ये केवल महाराष्ट्र की स्थिति नहीं है। देखिए अभी तक क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफत करते थे लेकिन मोदी जी का समर्थन करते थे। अब मोदी जी बीजेपी की सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गए हैं, और इसलिए क्योंकि आपने देखा कि जितने इन्होंने चुनाव प्रचार मोदी जी ने जहां जहां का पार्लियामेंट में किया और अमित शाह जी ने किया और योगी आदित्यनाथ ने किया, वहां बीजेपी हारी। तो अगर लोकल लेवल पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, लोकल लेवल पे इलेक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी तब भी ठीक ठाक काम कर सकती है, क्योंकि उसके जो लोकल लीडरशिप है वो थोड़ी बहुत अपने क्षेत्र में काम करती है। लेकिन अगर मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ने का प्रयास करेंगे तो यही हालत होने वाली है। तो मेरे ख्याल से केवल ये महाराष्ट्र की स्थिति नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से ये स्थिति होने वाली है कि लोग कहेंगे कि हमें लोकल लेवल पे अपनी जो यहाँ सोशल इंजीनियरिंग है, क्योंकि आज के तारीख में राहुल की छवि बढ़ गई है, तो राहुल जो है एक एडिशनल वोट्स कैरी करते हैं और मोदी जी जहां जाते हैं वो वोट्स को डिट्रैक्ट करते हैं। जी सर, जरा हम लोग हरियाणा में बात करें, क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा इलेक्शन साथ में ही होने हैं। हरियाणा में 2-3 चीजें हो रही हैं।
एक तरफ राहुल गांधी की जो यात्रा है, राहुल गांधी का जिस तरीके से अभी हम लोग आपने जो भी जिक्र किया, उसी के पैटर्न पे दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी पदयात्रा वहां शुरू कर दी है। इस पदयात्रा का कुछ इफेक्ट होगा, इस पदयात्रा से लाभ मिलेगा कांग्रेस को? क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, अगर मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, जिस तरीके से नूह में दंगे हुए थे और जिस कार्यक्रम में हुए थे, जिस यात्रा में हुए थे, वो उस यात्रा का आयोजन फिर से हो रहा है। और ये बीते कुछ सालों में पैटर्न बना है कि इस यात्रा को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको ध्रुवीकरण से जोड़ करके देखा जाता है। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि क्या नूह की जो यात्रा होगी, जो जलाभिषेक यात्रा, उसके इम्पैक्ट को, उसके इफेक्ट को जो बनाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, या सत्ताधारी दल पे जैसा आरोप लगता है, उस इफेक्ट को कम कर पाएगी दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा? देखिए, केवल दीपेंद्र हुड्डा यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, कुमारी शैलजा भी यात्रा निकालने वाली हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने तो अपनी यात्रा शुरू कर दी, और आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर अगर दो मुख्य गुट हैं तो एक हुड्डा गुट है और एक शैलजा सुरजेवाला गुट। इसका माने दोनों गुट अपने अपने समर्थकों के बीच में पदयात्रा करेंगे। देखिए, कांग्रेस वालों के खिलाफ जो सबसे बड़ी जनता की शिकायत होती है वो ये होती है, संपर्क में नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी का तो आरएसएस है, बजरंग दल है, पता नहीं कौन कौन से उनके अनुषंगिक संगठन हैं, वो जनता के संपर्क में रहते हैं। कांग्रेस सेवा दल उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। अभी इलेक्शन में 3-4 महीने हैं। शैलजा समर्थक गुट भी और उधर हुड्डा जी का भी, और दोनों युवा हैं। अगर दोनों पदयात्रा करेंगे तो जो लोकल वर्कर है वो, उसके अंदर एक शक्ति आती है, स्फूर्तिमान होता है, उसकी शक्ति बढ़ी हुई है। उसको ये पता है कि अगर विधानसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो दिल्ली की सरकार गिर जाएगी, और अगर हमने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हराया, या यूपी के बाई इलेक्शन में नहीं हराया, तो बीजेपी की सरकार बच जाएगी। तो ये तो सर्वाइवल का प्रश्न है। अगर इसके बाद फिर आपने जैसे कहा ये नूह की घटना का, आप बताइए जो मुजफ्फरनगर के बारे में आदेश दिया योगी जी ने, इसका कितना नेगेटिव रिएक्शन हुआ है हिंदू वर्ग में भी, हिंदू समाज में भी। जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे वो भी अब ये मानने लगे हैं ये लोग ना बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, ना ये महंगाई दूर कर सकते हैं, ना पेपर लीक रोक सकते हैं, ना रेल दुर्घटना को रोक सकते हैं, ना आतंकवादी घटनाओं को रोक सकते हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। जो राहुल गांधी बार बार कहते थे कि इनका एक नैरेटिव है जो नफरत वाला, उसका रिप्लेसमेंट केवल मोहब्बत है। और मेवात एरिया में, नूह के आसपास के एरिया में, वहां के जाटों ने और राजपूतों ने, पिछली बार भी यह मैसेज दे दिया गया था कि हम अपने मुस्लिम भाइयों की रक्षा करेंगे और हम आपस में नहीं बटेंगे, तो ये वहां से भाग खड़े हुए थे। इस बार यात्रा निकालेंगे तो ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ वहां कर नहीं पाएंगे। जी सर, लेकिन अभी आपने कुमारी शैलजा का जिक्र किया। कुमारी शैलजा एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। इनफैक्ट वो यहाँ तक कह दे रही हैं कि भाई कांग्रेस को कमजोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो संदीप बावरिया साहब हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे लोग, तो फिर कुमारी शैलजा का जो आरोप है वो तो गंभीर है, उस हिसाब तो फिर हरियाणा में कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, देखिए, शैलजा जी ने ये नहीं कहा कि वो कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान जो चाहता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस एकजुट होके लड़े, वो नहीं हो रहा, ये उन्होंने कहा। बावरिया साहब के खिलाफ भी उन्होंने कहा। देखिए, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, जो हुड्डा जी का ग्रुप है वो पूरा का पूरा जो आपका जाट बेल्ट है उसकी करीब, ये समझ लीजिए, विधानसभा की 40 सीटों पे उनका प्रभुत्व है। चौधरी उदय भान को उन्होंने बनाया है अध्यक्ष, जो भी दलित समुदाय से आते हैं और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो ये एक गुट है। अच्छा, यहां पे भी सुरजेवाला साहब जाट हैं, उनका अलग एक अपना केंद्र है, किरण चौधरी चली गई, और शैलजा जी का भी एक अलग वर्ग है। और ये आप जानते हैं कुछ वर्गों के बीच में आपसी संघर्ष होता है। जैसे आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ उसके अंदर, या लोकसभा का जो चुनाव 2019 का हुआ था, सपा बसपा को उतना रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिला जिसकी अपेक्षा की गई थी? वो कारण यह है कि जो बैकवर्ड वोट अखिलेश का है और जो दलित वोट मायावती का है वो आपस में इंटीग्रेट नहीं होता है। तो ये
बेटर राजनीति है भैया, तुम अपने समाज को एकत्रित करो, मैं अपने समाज को एकत्रित करता हूं, और उसके बाद जहां जिसका कैंडिडेट होगा जिससे भीतर घात ना हो सके। क्योंकि देखिए ये जो कई चीजें ऐसी होती हैं जो राइवलरीज होती हैं जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, इसलिए कि अपने अपने समाज को वैसे दें जिससे शैलजा ये कह सकें कि दलित समाज के लिए मैं खड़ी हूं, मैं लड़ रही हूं, और हुड्डा जी कह सकें कि मैं जाट समाज के लिए खड़ा हूं, और उदय भान जो है दलित हैं, और मुसलमान वोट आप जानती हैं 6-7% हरियाणा के अंदर जो भी है वो कांग्रेस के साथ। जी, अखिलेश यादव सर, चूंकि अभी बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, अखिलेश यादव एक तरफ इन उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ये तय हो गया कि भाई कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, 8 सीटें सपा को मिल रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसी खबर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव तो अब महाराष्ट्र तक अपने को एक्सपेंड कर ले गए हैं। वो महाराष्ट्र में उन्होंने कार्यक्रम किया, वहां वो 10 से 12 सीटों पर दावा भी कर रहे हैं। तो क्या ये इससे इंडिया गठबंधन के लिए वहां दिक्कत नहीं आएगी, एमवीए के लिए दिक्कत नहीं आएगी? 10-12 सीटें कैसे मैनेज करेंगे? वो एक बड़ी संख्या हो जाएगी जब ऑलरेडी 3 बड़ी पार्टियां वहां हैं, वहां चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, इससे कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। पहले भी उनके कैंडिडेट्स महाराष्ट्र के अंदर जीतते रहे हैं, और 2 विधायक अभी भी हैं उनके। हाँ, विधायक हैं, और आपस में अगर वोट नहीं कटेंगे, लेकिन एक मैसेजिंग हो जाती है बड़े स्टेट, वो मैसेजिंग ये हो, जैसे प्रकाश अम्बेडकर खड़े हो जाते हैं, फिर और ऐसी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं जो अपने ये जो अघाड़ी है उसके वोट काटने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जब मैसेज चला जाएगा कि भैया यहाँ तो शिवसेना उद्धव ठाकरे भी आपके साथ हैं जो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, और यहाँ समाजवादी पार्टी भी है जो कि माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन करती है, और यहाँ पे एनसीपी और कांग्रेस भी है जो मिडिल पाथ लेके चलती है और सबको साथ लेके चलती है। तो ये गठबंधन जो है ये बड़ा इंटीग्रेटेड, जैसे राजस्थान के अंदर आप देखिए, अगर इन्होंने वहां पे आदिवासी पार्टी को अपने साथ न लिया होता, सीपीआईएम वाले कैंडिडेट कभी जीता नहीं करते थे, इस बार जीत गए। जबकि सीपीआईएम के कितने वोट हैं, 1,00,000-1.5 लाख वोट हैं, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन हो गया और एक मैसेज चला गया कि यार हम अपने बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो यू हैव टू लुक एट एज टू व्हाट यू वांट एट द फाइनल एंड। आपको ये जो छोटे मोटे, अच्छा अखिलेश यादव की बात सही है, नेशनल पार्टी उनको बनी है, सिंबल उनका अपना कांस्टेंट हो जाए, उसके लिए उन्होंने 4 स्टेट से उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मेरे ख्याल से महागाड़ी को उसमें थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए और उनको कैंडिडेट लड़ाने चाहिए जहां जहां वो जीत सके। अवधेश प्रसाद वहां कितना काम आएंगे सर? उनका चेहरा कितना काम आएगा? संसद में तो बहुत काम आया सत्र में उनके, वहां महाराष्ट्र में काम आएगा? वहां जाके वो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि भाई पीडीए को पूरे देश में लागू करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आएगा, पूरे हिंदुस्तान में आएगा। देखिए अवधेश प्रसाद जो हैं आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग प्रकार का उनका मैसेजिंग चला गया है, और वो मैसेजिंग ऐसा है कि देखिए उससे पता क्या चलता है, उससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है, और सबसे आगे बढ़ा रही है, सबसे आगे की सीट पे उसको बिठा रही है और पूरा सम्मान दे रही है जिसको कभी सम्मान मिलना नहीं होता था। इधर खड़गे साहब को अपने अध्यक्ष बना दिया, उधर अवधेश प्रसाद जी को आप सारा सम्मान दे रहे हैं। तो ये एक मैसेजिंग होती है, जो एक मैसेजिंग चली गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो एक प्रकार से वो टॉर्च बीरर बन गए हैं, पीडीए की राजनीति के बन गए हैं, दलित राजनीति के बन गए हैं, और जो एक मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज अवधेश प्रसाद के माध्यम से, तो महाराष्ट्र क्या, हिंदुस्तान के झारखंड के अंदर भी वो ही विल कैरी ए मैसेज, हरियाणा के अंदर भी उनका मैसेज जाएगा अवधेश प्रसाद का। क्योंकि आज के तारीख में हर आदमी अवधेश प्रसाद जी को देखना चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर के सरकार खामोश रहती है, नीट का जिस तरीके से मामला आया सर, आप चूंकि बच्चों को पढ़ाने, आप जीवन भर आपका वो क्षेत्र रहा है, आपने बहुत सारे बच्चे आज भी आपके संपर्क में होंगे सर। नीट का एक तो मामला चल रहा था, अब उससे पहले भी थोड़ा हम चले, जिस तरीके से चुनाव के पहले एक चुनाव आयुक्त का इस्तीफा होता है, उसके कारण पता नहीं चले। नीट का मामला हुआ इतना बड़ा, सबको पता है कि पेपर किस तरीके से लीक हुआ, उसके बावजूद भी मामला कोर्ट में अटका हुआ है। सरकार लगातार उस पर लीपापोती कर रही है, सच छुपाने की कोशिश कर रही है। अब एक बड़ा मामला यूपीएससी को लेकर के आ गया है। यूपीएससी के जो चेयरमैन है मनोज सोनी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि इनका आईएएस पूजा खेड़कर वाले मामले से कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है?
या फिर सरकार कुछ और भी सच है जो छुपाना चाह रही है? मनोज सोनी के अब उन्होंने ये लिपापोती शुरू कर दिया है कि मनोज सोनी ने 1 महीना पहले इस्तीफा दिया था, अब मंजूर किया जा रहा है। तो भाई आप पहले क्यों नहीं मंजूर कर लिया, आज क्यों मंजूर कर रहे हैं जब इतना बड़ा मामला सामने आ गया? क्या यूपीएससी की जो साख थी उस पर भी एक बड़ा बट्टा लग चुका है सर, और उस पर भी सवालिया निशान लग चुका है देश में इस सरकार के खराब नीतियों की बदौलत? देखिए राम प्रकाश जी, वास्तविकता यह है, पूजा केटकर के बारे में जितनी सूचनाएं मिल रही हैं, इसका मतलब यह है केवल नीट परीक्षा नहीं, केवल यूजीसी परीक्षा नहीं, बाकी कोई परीक्षा नहीं, यूपीएससी भी प्रश्न चिन्ह के दायरे पे है पिछले 10 साल में। अरे एक लड़की ऐसी सेलेक्ट हो जाती है, 850 नंबर की उसकी पोजीशन होती है, वो कहती है मैं दृष्टिबाधित हूं और पता नहीं क्या क्या, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, किस प्रकार से यूपीएससी उसको अप्रूव कर देती है, किस प्रकार से वो आईएएस प्रॉपर में आ जाती है, किस प्रकार से वो दिखाती है, किस प्रकार से उस परिवार की है कि पिता जो है किसानों को बंदूक दिखा के डराता है, और एक महिला का भी। तो इसका मतलब यह है, नाम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जब जांच खुलेगी तो पता चलेगा यूपीएससी के अंदर भी, सिविल सर्वेंट्स के अंदर भी इन लोगों ने अपने आरएसएस और शाखा के लोगों को बिठाया है और बेईमानी करके बिठाया है। जी, निश्चित तौर पे। लेकिन बहरहाल बैठाया किसी को भी हो, पर इस तरीके का जो सवाल है वो पूरे देश को चिंता में डालेगा, क्योंकि आईएएस की सर्विसेज जो हैं, यूपीएससी में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके जिन पदों पर वो बैठते हैं वो नीति निर्धारण का काम करते हैं, और अगर ऐसे हाथों में नीति निर्धारण चला जाएगा तो भविष्य क्या होगा ये दर्शकों को आकलन कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल स्वामी सर इन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।